ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इस रेशियो एनालिसिस टॉपिक में एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जनरली 4 टाइप से क्या होते हैं, रेशियोज होते हैं, है ना। पहले हमने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस रेशियो का नाम है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। और इसके बाद जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कौन सा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो किस पे है, एक्टिविटी रेशियो के या टर्नओवर रेशियो के स्टॉक टर्नओवर रेशियो के सब हेडिंग में। मतलब एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 6 प्रकार के रेशियो में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब एसटीआर, इन शॉर्ट में से एसटीआर बोलूंगा। इसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के नाम पे भी जानते हैं, क्योंकि स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो को हम एसटीआर भी बोल सकते हैं या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज कॉल्ड आईटीआर। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो ऑब्जेक्टिव है पहले हम उसको समझते हैं कि ये इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ये बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा, उससे आपको डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक। किसी कंडीशन में यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट ना किया जा सके तो उस केस में आप सेल्स को भी ले सकते हैं, उस केस में आप सेल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या बता रहा है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है इस्टेब्लिश कर रहा है रिलेशनशिप किसके बीच, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इस्टेब्लिश कर रहा है रिलेशनशिप किसके बीच, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच। कि जो बेचे गए माल की लागत है जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं और जो एवरेज स्टॉक है उनके बीच कैसा संबंध है या कैसी पोजीशन है उनकी। उसी तरीके से यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया गया है तो उस केस में हम सेल्स को भी कंसीडर कर सकते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए। तो उस केस में क्या रिलेशनशिप बताएगा कि सेल्स और एवरेज स्टॉक का क्या पोजीशन है, उसके बारे में ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्यों फाइंड किया जाता है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के पीछे का कारण ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि टू डिटरमाइन दैट हाउ मेनी टाइम्स द स्टॉक हैज बीन परचेज्ड इन अ अकाउंटिंग ईयर। मतलब कहने का मतलब ये बता रहा है कि ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो ये बताता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूशन में कितने बार एक अकाउंटिंग ईयर में कितने बार स्टॉक को परचेस किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टॉक है वो कितने बार परचेस किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो परचेस या जो सेल का काम होता है वो ट्रेडिंग एक्टिविटी कहलाती है। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी एक बार नहीं होते हैं बल्कि ये एक अकाउंटिंग ईयर में बार बार होते हैं। तो वो कितने बार परचेस किया जा रहा है स्टॉक को, उसे बताता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर में रेशियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटिंग ईयर में कितने बार स्टॉक को परचेस किया जा रहा है, उसके बारे में बताता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए अभी समझते हैं फॉर्मूला क्या है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक हमें यूज करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से यदि हम एवरेज स्टॉक को डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वही स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि वहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन रहेंगे उस इंफॉर्मेशन में हो सकता है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना निकाल पाए। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल पाना संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, सेल को भी ले सकते हैं।
सेल को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उस केस में हम सेल को क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह सेल भी यूज किया जा सकता है व्हेनेवर, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करना पॉसिबल ना हो। ठीक, ओके। अब बात आती है सर कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे और ये एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अभी हम सबसे पहले देखते हैं एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका होगा, ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। सर 2 क्यों करेंगे? क्योंकि रूल है एवरेज निकालने के लिए आप जितने का टोटल कर रहे हैं उतने से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एवरेज किसका निकाल रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, तो इससे होगा क्या, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो एवरेज स्टॉक निकालना बहुत आसान है। बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आइए हम समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ये कंप्यूटेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो कंप्यूटेशन है वो डिफरेंट होता है, तो वो एंटिटी के बेस पे डिफरेंट होता है। 2 प्रकार की एंटिटी हो सकती हैं। एक हो सकता है ऐसी एंटिटी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रही है, मतलब फिनिश गुड्स को परचेस करके उसे सेल कर रही है, तो ऐसी एंटिटी ट्रेडिंग एंटिटी कहलाती है। और दूसरी एंटिटी हो सकती है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। पहले ये क्या करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री में और उसके बाद उसे क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। तो ऐसी एंटिटी जो गुड्स को पहले मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद सेल आउट करती है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि ट्रेडिंग एंटिटी में किस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो फॉर्मूला है, 2 तरीके हैं। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक सिंपल है। तो जो सिंपल वाला है वो ये कहता है कि जो भी आपकी नेट सेल प्राइस है, जो भी आपकी नेट सेल्स प्राइस है या अमाउंट है, उससे आप क्या करिए, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। तो जो भी आएगा वो आपकी क्या होंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको समझाने के लिए एक तरीका है कि मान लीजिए एक चश्मा है, ठीक है, इसकी जो सेल प्राइस है वो कितनी है, 1000, लेकिन सेलर ने इस गुड्स को सेल करने में जो टोटल पैसे खर्च किए हैं या जितने में इसने इस गुड्स को सेलेबल बनाने में जो एक्सपेंडिचर किए हैं वही उसकी क्या होंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब माल को बेचने की लागत, हो सकता है कि इस गुड्स की जो सेल प्राइस 1000 रुपए है, 1000 है, लेकिन इस गुड्स को सेलेबल बनाने में जो खर्च लगे हैं वो हो सकते हैं 800 हो। तो ये जो 200 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा, प्रॉफिट एलिमेंट होगा, लेकिन उस प्रॉफिट एलिमेंट का हमारा यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कॉस्ट की। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चश्मा है जो 1000 रुपए की सेल प्राइस में बिक रहा है या 1000 में जो हम सेल कर रहे हैं, हमने उसे परचेस कितने में किया, 800 में, या इस गुड्स को सेलेबल बनाने में हमने टोटल जो खर्च किया वो कितना था, 800। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुड्स को बेचने की जो लागत है ना, उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो माल को बेचने की जो लागत होती है वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसको निकालने का तरीका है कि नेट सेल प्राइस से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। जैसे हमने 1000 रुपए लिए चश्मे की कीमत, तो 1000 से हम क्या करेंगे, उसका ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 200। 800 रुपए की चीज को हम कितने में बेच रहे हैं, 1000 में। 800 रुपए की कॉस्ट की गुड्स को हम कितने में सेल आउट कर रहे हैं, 1000। तो जो 200 रुपए बच रहे हैं, 200 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो हमारे लिए क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये है कि सेल प्राइस से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या कंप्यूट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जबकि जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेस को ऐड करिए और डायरेक्ट जितने भी एक्सपेंडिचर है आप उनको चार्ज करिए और उससे क्या करिए, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यदि हम ऐसा करते हैं
तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंटिटी। हमारे जो एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रेडिंग एंटिटी के ही आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बहुत ही कम दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें पढ़ना है। तो अब आइए देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है, ये गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो गुड्स इनके पास पहले से ही, चूंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, हो सकता है इनके पास पहले से ही कुछ स्टॉक हो, कैसे गुड्स का, मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड गुड्स का पहले से ही कुछ स्टॉक हो। तो वो जो स्टॉक ऑलरेडी इनके पास रहता है, तो उस ओपनिंग स्टॉक को आपको क्या करना है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड करेंगे और उससे क्या डिडक्ट कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कंप्यूट करने का फॉर्मूला है कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, फाइंड कैसे करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना होगा, जो फॉर्मूला इस प्रकार का है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या करना है, हमें डायरेक्ट वेजेस को ऐड करना है और जितने भी ओवरहेड्स हैं, और जो भी ओवरहेड्स हैं हमें उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि हमें ओवरहेड्स, ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में जितने भी एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली होते हैं हम उन्हें ओवरहेड्स बोलते हैं। तो ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, लेकिन ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते समय आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेंडिचर होता है उसे चार्ज नहीं करना है। फिर से समझिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए रॉ मटेरियल कंज्यूम, बात आती है सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम होता क्या है, तो समझिएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम होता ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फैक्ट्री में जो मशीन है, उस मशीन में जितना रॉ मटेरियल यूज कर लिया गया है उसी को बोला जाता है क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब मशीन है, उस मशीन में हम क्या करते हैं, कच्चे माल को इंसर्ट करते हैं, उसमें रॉ मटेरियल को इंसर्ट कराते हैं, तो उसमें जितना माल यूज हो चुका है ना, कंज्यूम हो चुका है, उसी को बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। और उसमें क्या करना है, डायरेक्ट वेजेस को ऐड करना है, डायरेक्ट वेजेस को ऐड करना है, और उसके बाद ओवरहेड्स को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस ओवरहेड में आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्च को नहीं जोड़ना है। तो उससे आएगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को आप यदि एडजस्ट करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो इस प्रकार से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंप्यूटेशन होता है। ठीक है, ओके। आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, जिसमें स्टॉक का ओपनिंग पोजीशन है 25,000 का, एंड में है, क्लोजिंग में है इसका 15,000। तो ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 15,000। 25,000 ओपनिंग, क्लोजिंग 15,000। ठीक है, फिर स्टॉक परचेज किया गया इसमें 70,000 का, करंट ईयर में 70,000 रुपए का स्टॉक और भी खरीदा गया। वेजेस 3,000 का पे किया गया, 3,000 रुपीज क्या किए गए हैं, वेजेस के रूप में पे किए गए हैं। और कैरियज इनवार्ड, कैरियज इनवार्ड का मतलब समझिएगा, कैरियज मतलब भाड़ा लाने का, इनवार्ड मतलब अपने और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, फैक्ट्री में माल को लाने में जो हमने खर्च किया है, मतलब वो गुड्स जिसे हमने परचेज कर रखा है और उसे अपने बिजनेस में ला रहे हैं, तो उसमें जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो कैरियज तो है, लेकिन कैसा है, इनवार्ड, लाने का। तो गुड्स को परचेज करके अपने शॉप तक में लाने में जो भी खर्च हम करते हैं वो कैरियज इनवार्ड होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। और उसी तरीके से कैरियज आउटवार्ड होता है, जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं तो कस्टमर के घर तक या उनकी शॉप तक जो गुड्स को भिजवाने में जो खर्च लगता है, एक्सपेंडिचर्स लगते हैं, गुड्स को सेल करने पे जो एक्सपेंडिचर लगते हैं, तो वो कौन से होते हैं, कैरियज आउटवार्ड, और वो इनडायरेक्ट होते हैं। हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट नहीं लेना है,
डायरेक्ट लेना है। ओके, तो चलिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब COGS निकलेगा कैसे? तो COGS निकालने का फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25,000, ओके, प्लस परचेज ₹70,000 प्लस वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में वेजेस आएगा ₹3,000 और कैरियर इनवर्ड ₹2,000। ठीक है, तो इनका जो टोटल आएगा उससे क्या करेंगे हम? उससे माइनस कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। तो 15,000 रुपए हमारे क्या हो गए? क्लोजिंग स्टॉक। देखिएगा फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से हमने पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना कैसे। ओपनिंग स्टॉक में परचेस ऐड करिए और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आप उन्हें चार्ज करिए और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करिए। ओपनिंग स्टॉक 25,000, परचेस 70,000, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है और 3,000 और कैरियर इनवर्ड भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, नेट इम्पैक्ट कितना आ रहा है। तो 85,000 85,000 रुपए 85,000 हमारे क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब चाहिए क्या? एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक देखिएगा, एवरेज स्टॉक कितना आएगा? तो एवरेज स्टॉक आपका आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 25,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 15,000 अपॉन 2। तो 25 और 15 40,000 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना आ गया? 40 का आधा 20,000 रुपए, 40 का आधा 20,000 रुपए। तो 25,000 और 15,000 40,000 अपॉन 2, 40,000 अपॉन 2 करेंगे तो 20,000। तो 20,000 हमारा क्या आ गया? एवरेज स्टॉक। अब इसी फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो 85,000 का हमारा COGS आया अपॉन एवरेज स्टॉक करेंगे तो एवरेज स्टॉक कितना? 20,000। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा टाइम्स में आएगा। ठीक है, टाइम्स में आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। ठीक, ये 4.2.5 टाइम्स। तो इसका आंसर आया स्टॉक टर्नओवर कितने बार हुआ इस इंस्टीट्यूशन में? 4.25 टाइम्स। कहने का मतलब ये है स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल रहा है 4.25। तो ये क्या है? ये बता रहा है कि कितने बार क्या हुआ है, स्टॉक को परचेज किया गया है या स्टॉक का टर्नओवर हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर निकलेगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं कि अगला एग्जांपल क्या है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसे हम समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मैं सामने करा रहा हूं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम है,
6 टाइम्स दिए हुए हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, जीपी वो कितना है 20% ऑन सेल्स, सेल पे 20% का क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है, ओके। उसके बाद सेल्स वैल्यू दे रखी है, तो सेल्स है 3,60,000, 3,60,000, ओके। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमको क्या करना है फाइंड करना है, और क्लोजिंग स्टॉक भी, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक इसका मिसिंग इंफॉर्मेशन है और क्लोजिंग स्टॉक भी इसका क्या है मिसिंग इंफॉर्मेशन है। लेकिन हाँ एक हिंट दिया हुआ है, हिंट ये दिया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ओपनिंग स्टॉक से 15,000 ज्यादा है। फिर से समझिएगा, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये कहा गया है कि आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करना है, ठीक है। लेकिन एक हिंट भी दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 15,000 ज्यादा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपए ज्यादा है किससे ओपनिंग स्टॉक से, मतलब जितने का ओपनिंग स्टॉक होगा उससे 15,000 क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सेस होगी, ठीक है। तो चलिए आते हैं, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या है x है, यदि ओपनिंग स्टॉक x है, ठीक है, यदि ओपनिंग स्टॉक x है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा x प्लस 15,000, x प्लस 15,000, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं एजम्पशन ले रहे हैं कि यदि ओपनिंग स्टॉक x है, यदि ओपनिंग स्टॉक x है तो वो कितना होगा x प्लस 15,000, मतलब ओपनिंग स्टॉक से 15,000 रुपए ज्यादा कौन होगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, तो चलिए समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, ठीक है, यहां तक तो ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है, क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया है, लेकिन क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो बेहतर तरीका क्या है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हमने लगाया COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। COGS निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि सेल भी दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिया परसेंट में, तो इस परसेंट को हमको कंप्यूट करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा अमाउंट के टर्म में। तो 20% ऑन सेल, और सेल कितना है 3,60,000, तो 3,60,000 में आप क्या करेंगे 20% कैलकुलेट कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है COGS निकालने का फार्मूला है सेल माइनस जीपी, सेल है 360 और जीपी है 72,000, कैसे आया 3,60,000 का 20%, ठीक है। तो 3,60,000 का 20% होता है 72,000, ठीक है। आप 3,60,000 से आप क्या करिए 72,000 को माइनस कर दीजिए, तो 72,000 को आप माइनस करेंगे तो 2,88,000 आ रहा है, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। अब आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, COGS है, एवरेज स्टॉक नहीं है, यही वो पॉइंट है जहां से हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। तो एवरेज स्टॉक का अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो आप साइड ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए एवरेज स्टॉक को साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये जो 6 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब एवरेज स्टॉक को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 48,000 रुपीस क्या आ रहा है एवरेज स्टॉक आ रहा है, मतलब ये पता चल गया कि हाँ एवरेज स्टॉक कितना है 48,000 का, ठीक है, ओके। और जैसे ही एवरेज स्टॉक निकल जाता है आपको क्या करना है एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना x, हमने कितना माना था x, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना x प्लस 15,000, तो x प्लस 15,000 और 2 तो नीचे डिनोमिनेटर में आएंगे, और एवरेज स्टॉक की जगह 48। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 48,000 से 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर
2x हो जाएंगे प्लस 15। अब 48 इंटू 2 करेंगे तो 96,000 और ये 15 को अपन साइड ट्रांसफर कर देंगे तो 96,000 माइनस 15 करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। और ये x की वैल्यू किसकी वैल्यू है? ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक x की जगह पे कितना हो जाएगा? 40,500 रुपए। 40,500 रुपए। तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 40,500 का, तो 40,500 पहले से ही था ओपनिंग स्टॉक, उससे 15,000 रुपए ज्यादा क्या हो जा रहा है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 55,500। तो इस प्रकार से ओपनिंग स्टॉक 40,500 और क्लोजिंग स्टॉक 55,500 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला जाए। हो सकता है कि कई बार आपको मिसिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाए। इसमें मिसिंग इंफॉर्मेशन क्या थी? इसमें थी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आज का ये जो डिस्कशन है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम इसी एक्टिविटी रेशियो में कल डेटर टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट हो रही है। ओके, थैंक यू।